तो देखिए 24 के चुनावों में एनडीए की जीत के बाद देर शाम पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार जताते हुए सहयोगी दलों का भी धन्यवाद किया। 24 के चुनावों में भले ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई है, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी ने देर शाम मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने बीजेपी एनडीए पर भरोसा जताया है। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि देश को आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार पर हमला करना होगा। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लोकसभा चुनाव में 2 राज्यों में एनडीए के सहयोगियों ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने और बिहार में नीतीश कुमार ने न सिर्फ सीटें जीती बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई को भी जीता। लोकसभा चुनावों में एनडीए के 2 सहयोगियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। 2 पार्टियों ने न सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई जीती बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर भी खुद को दोबारा जिंदा कर दिया। ये 2 पार्टियां हैं बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी। बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 15 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई, लेकिन आंध्रा में तो टीडीपी की लहर ने विपक्ष की कुर्सी को भी नहीं बचने दिया। लोकसभा चुनाव में टीडीपी 16 सीटों पर जीत गई है, जबकि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी महज 4 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 175 विधानसभा सीटों में से टीडीपी 135 सीटें जीत चुकी है। हालांकि इन दोनों पार्टियों के एनडीए के साथ जुड़ने से एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ बीजेपी का प्रीपोल अलायंस है, चुनाव से पहले का अलायंस है, तो उस पर खामोखा संदेह करना वो तो गलत है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हुए देश की जनता देखना चाहती है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजे मंगलवार को देश के सामने आ गए। बीजेपी बहुमत से दूर रही, लेकिन एनडीए 290 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। लोकसभा चुनावों के जिन नतीजों का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसने सभी को चौंका दिया। चुनावी नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि 1 दशक में पहली बार है जब बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया। बीजेपी को यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नुकसान हुआ। दिल्ली समेत 5 राज्यों में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार ने अपने अपने राज्यों में शानदार जीत हासिल की, लेकिन दक्षिण में बीजेपी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। पंजाब और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में बीजेपी को सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। विदेशों से पीएम मोदी को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। मॉरिशस, भूटान, नेपाल के पीएम, श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पड़ोसी देशों के नेताओं से मिली बधाई पर पीएम मोदी ने भी शुक्रिया कहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो एक तरफ जहां एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया ने अपने साथी दलों को दिल्ली बुलाया है। 24 की सरकार को बनाने की ओर एनडीए ने बड़ा कदम भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन पार्टियों के बीच मंथन का दौर अब भी जारी है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक आज होगी। सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक में पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है। साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली में शाम 4 बजे एनडीए की भी बैठक होगी, जिसमें साथी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी शामिल हो सकते हैं। उधर दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी में शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्ष आगे की रणनीति तैयार करेगा। तो लोकसभा चुनावों में विपक्ष भले ही बहुमत के आंकड़े से दूर रहा, लेकिन उसने बीते 1 दशक के बाद शानदार वापसी की। खासकर 5 राज्यों में विपक्ष ने बीजेपी को सीटों का जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 2019 में सियासी गलियारे में रेंग रहे विपक्ष को
2024 में एक बड़ी हिम्मत मिली है। न सिर्फ दक्षिण बल्कि उत्तर भारत में विपक्ष ने बीजेपी के वोट बैंक में जमकर सेंध लगाई। मैं आपको सच बताऊं, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। वहीं यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे जनता की जीत बताया। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। हैदराबाद से जीत हासिल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 37 सीट नोटों पर समट गई है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और यही वजह है कि बीजेपी के बहुमत से दूर रहने का सबसे बड़ा कारण भी यूपी ही बना। बीजेपी में पीएम सीएम की जोड़ी को दो लड़कों की जोड़ी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। एनडीए ने 36 सीट पर जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर, उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी संगठन ने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कुछ नेता थे, बड़े नेता थे, और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का संगठन था उसने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। पहले 2 फेज में तो बिल्कुल ही सोया पड़ा था। तो देखिए, यूपी समेत कई राज्यों में बीजेपी के दिग्गजों को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी जैसे दिग्गज अपनी सीट गंवा बैठे हैं। एनडीए के सहारे भले ही बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन उसके नुकसान में केंद्रीय मंत्रियों की हार बड़ा कारण बन गई है। मोदी सरकार 2.0 में मंत्री पद पर रहे 19 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। अकेले यूपी में मोदी सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें अमेठी से स्मृति जुबिन ईरानी, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, फतेहपुर सीट से साध्वी निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और जालौन सीट से भानु प्रताप सिंह को हार मिली। यूपी से बाहर की अगर बात करें तो बिहार की आरा सीट से आर.के. सिंह, केरल की अत्तिंगल लोकसभा सीट से वी मुरलीधरन, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए। 10 साल बाद एक बार फिर ऐसी सरकार बन रही है जब किसी पार्टी के पास भी जीत का जादुई आंकड़ा नहीं होगा। अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने बीजेपी को सही मायनों में हराया है। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी की कमजोर स्थिति चौंका रही है। बीजेपी और गठबंधन को जितनी सीटों पर जीतने की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अजित पवार की आक्रामक रणनीति और भारी चुनाव प्रचार भी काम नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे अहंकार की हार बताया है। उद्धव ने कहा कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जनता उसे हरा सकती है। इस बात की हमें खुशी है। प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ गए, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आए थे वो सारी जगह हार गए, और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने भी 8 सीटें हासिल करके इंडिया गठबंधन को मजबूती दी। अब एनडीए घटक दलों को भी साथ लाने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में कई बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़कर जाने के बावजूद नतीजों में उसका कोई असर दिखा नहीं। बात पश्चिम बंगाल की, जहां 2 बार के चुनाव में कमाल करने वाली बीजेपी इस बार अपना कारनामा नहीं दोहरा पाई। टीएमसी ने न सिर्फ 29 सीटें जीती बल्कि बीजेपी के मिशन बंगाल को भी करारा झटका दिया है। दीदी ने कहा था खेला हो बे और खेला हो गया।
दीदी ने एनडीए के साथ ऐसा खेला कर दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। दीदी ने पूरे एग्जिट पोल को ही उलट दिया। पोल ऑफ पोल्स ने बीजेपी को बंगाल में औसतन 22 सीटें दिखाई थी। लग रहा था बीजेपी 2019 के परिणामों को पार कर सफलतापूर्वक नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन दीदी की खेला हुए पॉलिटिक्स ने मोदी के सारे दांव फेल कर दिए। बंगाल में बीजेपी अपनी 18 सीटों से खिसककर 10 सीटों पर सिमट गई। इसी के साथ फेल हो गया वो दावा जो बंगाल को लेकर पीएम ने किया था। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही। तो क्या माना जाए, बीजेपी का संदेश खाली वाला संदेश बेकार चला गया? ओबीसी सर्टिफिकेट पर घेरने वाला दांव फेल हो गया? ममता के खिलाफ तुष्टीकरण वाला दांव बेकार हो गया? बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता ने नकार दिया और दीदी का मां माटी मानुष वाला फॉर्मूला फिर से हिट हो गया। माना जाता है कि बंगाल की करीब 30% मुस्लिम आबादी सीधे तौर पर ममता का वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल के 70% हिंदुओं को टारगेट किया था, लेकिन शायद बीजेपी का निशाना सही जगह लगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन इंदौर सीट पर 3 ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं जिनका टूटना काफी मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। जश्न की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों से जीत हासिल की। दरअसल बीजेपी के सामने यहाँ कोई चुनौती नहीं थी और माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ बड़े अंतर से जीतेगी, लेकिन जब नतीजा आया तो वो देश में सबसे ज्यादा अंतर से जीत का रिकॉर्ड बन गया। शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिससे कि पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल और ताशे की थाप पर झूमे। तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर सीट पर नोटा को 2,18,674 वोट मिले हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। तो वहीं हिंसा प्रभावित मणिपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। राज्य की दोनों सीटें बीजेपी हार गई और इसके पीछे लोगों की नाराजगी को बड़ी वजह माना जा रहा है। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में झटका लगा है। इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इनर मणिपुर में अगोमचा बिमोल अकोईजाम ने बीजेपी प्रत्याशी को 1,09,801 वोटों से हरा दिया। वहीं कुकी और नागा बहुल आउटर मणिपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अल्फ्रेड कन्नगाम ने 85,418 वोटों से जीत हासिल की। आर्थर को 3,84,954 वोट मिले, जबकि जिमिक को 2,99,536 वोट मिले। कांग्रेस के लिए मणिपुर की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि राहुल गांधी ने दूसरे चरण में न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की थी। हालांकि बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से रोक दिया था। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि उसे पड़ोसी राज्य अरुणाचल में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में भारी जीत मिली। अरुणाचल में लोकसभा की दोनों सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जम्मू कश्मीर की वोटिंग ने भी पूरे देश को हैरान कर दिया। वहीं जम्मू में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन कश्मीर के नतीजों में 2 मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार मतदान किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना, लेकिन जो नतीजे आए उसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की होगी। जम्मू में बीजेपी ने दोनों सीटें अपने खाते में की, तो कश्मीर की 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई। बारामूला की सीट पर निर्दलीय इंजीनियर राशिद को जीत मिली। जम्मू कश्मीर से सटे लद्दाख में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले। नतीजा अब आपके सामने है, लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है।